हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त 2022 के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड से अगस्त माह में 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आगामी यूके SSC और यूके पीएससी के एग्ज़ाम से तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की जो ये सीरीज़ है मंथली चलती है। 2019 से ये सीरीज़ हमने कंटिन्यू चालू करी थी। तो अगर आपने इससे पहले मंथ्स के करंट अफेयर्स नहीं देखे हुए, जनवरी से लेकर जुलाई तक के, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। आपके आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए ये करंट अफेयर्स की वीडियोज़ दोस्तों हेल्पफुल रहने वाली है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारी एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको उत्तराखंड एग्जाम से संबंधित संपूर्ण कोर्सेज और प्रैक्टिस सेट्स फ्री में भी और पेडली भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, देश की पहली हिमालयी स्पाइस गार्डन यानी कि मसाला उद्यान की स्थापना कहाँ की गई है? यानी कि देश के पहले हिमालयन स्पाइस गार्डन की स्थापना की गई है दोस्तों अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में। रानीखेत, जिसे रानी का खेत नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर देश की या देश का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन या मसाला उद्यान की स्थापना की गई है। और इसका उद्घाटन पद्मश्री शेखर पाठक जी ने किया है। वन विभाग ने जायका परियोजना की मदद से रानीखेत में हिमालय स्पाइस गार्डन या मसाला उद्यान की स्थापना की है। ठीक है, यहाँ पर 27 प्रकार के मसालों की प्रजातियाँ विकसित की गई। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हिमालय स्पाइस गार्डन या मसाला उद्यान की स्थापना रानीखेत में की गई है, जायका परियोजना की मदद से की गई है, और 27 प्रकार की मसालों की प्रजातियाँ यहाँ पर विकसित की गई हैं। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा संस्कृत ग्राम को विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड राज्य द्वारा हाल ही में संस्कृत ग्रामों को विकसित किया जा रहा है, और उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने की घोषणा की गई है। तो संस्कृत ग्राम को विकसित करने की योजना या किस राज्य में संस्कृत ग्राम को विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में किया जा रहा है, और यहाँ पर प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किसे अदम्य साहस के लिए सेना का शौर्य पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कैप्टन देवेश जोशी जी, जो कि पिथौरागढ़ से संबंधित हैं, इन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा 15 अगस्त को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और झारखंड के देवधर में रोपवे की ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने के लिए कैप्टन देवेश जोशी जी को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और ये कैप्टन देवेश जोशी का संबंध कहाँ से है? पिथौरागढ़ से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि शौर्य पुरस्कार से किस उत्तराखंडी को सम्मानित किया गया है? कैप्टन देवेश जोशी को। ठीक है, क्यों किया गया है? देवधर में रोपवे की ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 33वीं राष्ट्रीय सीनियर कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता का आयोजन कब और कहाँ किया गया? ठीक है, तो 33वीं राष्ट्रीय सीनियर कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के गूलर भोज में किया गया। और कब किया गया? 22 से लेकर 25 अगस्त के बीच में दोस्तों गूलर भोज, जो कि उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है, वहाँ पर 33वीं राष्ट्रीय सीनियर कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में हिल यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिल यात्रा उत्सव दोस्तों आपको पता ही है, हमारा पिथौरागढ़ जनपद के कुमाऊं क्षेत्र में मेनली इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इस उत्सव का मुख्य पात्र क्या है? हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र क्या है दोस्तों? लखिया भूत है। ठीक है, हिल यात्रा उत्सव कौन सी घाटी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सोर घाटी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों। क्या? हिल यात्रा उत्सव एक प्रमुख कृषि योग्य उत्सव के रूप में इसे जाना जाता है। और जब हमारा सावन के महीने में इसका आयोजन मेनली किया जाता है, जब आपकी रोपाई वोपाई होती है उस टाइम पे इसका आयोजन किया जाता है। और हिल यात्रा उत्सव का प्रमुख पात्र क्या है? लखिया भूत है। और भगवान शिव के 12वें गण के रूप में इसे जाना जाता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में पिथौरागढ़ के कुमाऊं क्षेत्र में किया गया है। अब दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन है कि सलूण डुंगरा ग्राम के बारे में आपने पढ़ा होगा। सलूण डुंगरा ग्राम किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी बताया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में नीति आयोग ने देश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो हाल ही में दोस्तों नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को दोस्तों देश का सबसे आकांक्षी जिला, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण इसे आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को हरिद्वार जिला आवंटित किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपको कि नीति आयोग ने देश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया? तो हरिद्वार को किया। ठीक है, कब किया? अगस्त 2022 में। अगला प्रश्न है
कि भिक्षा नहीं शिक्षा दो राज्य में चल रहे किस अभियान का टैगलाइन है। तो भिक्षा नहीं शिक्षा दो दोस्तों, यह जो अभियान है यह ऑपरेशन मुक्ति अभियान का टैगलाइन है, ठीक है। और 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर 2022 के मध्य में दोस्तों आपका ये अभियान चलाया जा रहा है, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। और कौन से अभियान का टैगलाइन है, ऑपरेशन मुक्ति अभियान का। तो प्रश्न इस प्रकार से ही बन सकता है कि ऑपरेशन मुक्ति अभियान का टैगलाइन क्या है, तो भिक्षा नहीं शिक्षा दो है, ठीक है। और 1 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में यह अभियान आपका चलाया जा रहा है। इस अभियान या ऑपरेशन मुक्ति अभियान या भिक्षा नहीं शिक्षा दो अभियान के तहत इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, यह भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को प्रेरित करते हुए शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो भिक्षावृत्ति में बच्चे संलिप्त हैं वर्तमान में, उनको प्रेरित करके शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। इसीलिए इसका जो आपका टैगलाइन है वह है भिक्षा नहीं शिक्षा दो, और ऑपरेशन मुक्ति अभियान से यह संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के किस बुग्याल में प्रत्येक वर्ष अढोंडी उत्सव, जिसे दोस्तों हम बटर फेस्टिवल भी बोलते हैं, का आयोजन किया जाता है। तो दयारा बुग्याल दोस्तों उत्तरकाशी में अढोंडी उत्सव या बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता। तो अढोंडी उत्सव यानी कि बटर फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में किया जाता है। इसे दूध दही की होली उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो उत्सव है मुख्यतः जब हमारे जो गांव के लोग हैं वह हिमालय में जाके अपने पशुओं को या चारागाहों को चराकर वापस लौट रहे होते हैं, तो उसी खुशी में हमारा अढोंडी उत्सव या बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसमें दूध दही और घी से होली टाइप की खेली जाती है और एक विशिष्ट उत्सव है दोस्तों यह। उत्तरकाशी जनपद का तो बहुत महत्वपूर्ण भी है और एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है कि राज्य के किस बुग्याल में प्रत्येक वर्ष अढोंडी उत्सव यानी कि बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो अढोंडी उत्सव या बटर फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों दहरा बुग्याल उत्तरकाशी में किया जाता है। इसे हिमालय की होली के नाम से भी जाना जाता है या दूध दही की होली उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार यह उत्सव 15 अगस्त को मनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है। तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। और लक्ष्य सेन का संबंध दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, बैडमिंटन से इनका संबंध है और ये अल्मोड़ा से संबंधित है क्या, लक्ष्य सेन। और इनके एक भाई भी हैं चिराग सेन, वह भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। तो लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता है दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहाड़ी खेती बाड़ी पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन हैं। तो जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु दोस्तों पहाड़ी खेती बाड़ी पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा। तो डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी हैं पहाड़ी खेती बाड़ी पुस्तक के लेखक, ठीक है। और इसका विमोचन किसने किया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका विमोचन किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 26वीं नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 26वीं नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन दोस्तों उत्तरकाशी में किया गया था। और 12 से 14 अगस्त 2022 के बीच में 26वीं नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन उत्तरकाशी में किया गया था, ठीक है। और इसका उद्घाटन रेखा आर्य जी ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री नवाचार योजना के तहत धरोहर संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री नवाचार योजना के तहत धरोहर संग्रहालय का लोकार्पण दोस्तों हल्द्वानी में किया गया। कहाँ पे, हल्द्वानी के MBBG कॉलेज में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के किस व्यक्ति को भारत सरकार का मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड दिया गया है। तो राज्य के IPS विशाखा अशोक जी को भारत सरकार का मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड दिया गया है। किसे, IPS विशाखा अशोक को। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो क्रिकेटर ऋषभ पंत को हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के रुड़की से संबंधित है ऋषभ पंत और इन्हें उत्तराखंड के विकास के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कौन, ऋषभ पंत। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत और अमेरिका के मध्य 18वां मेगा युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो भारत और अमेरिका के बीच में दोस्तों 18वें मेगा युद्धाभ्यास का आयोजन चमोली जनपद के औली में किया जाएगा। और यह कब से कब तक किया जाएगा, 14 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 के मध्य में भारत और अमेरिका के मध्य में 18वें मेगा युद्धाभ्यास का आयोजन चमोली के औली में किया जाएगा, ठीक है। जोशीमठ के पास में औली पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यानी कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा दोस्तों, वहाँ पर उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा। कहाँ पे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। अब आपको बताना है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी और इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था, ठीक है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित करके हाल ही में दोस्तों क्या किया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। वैसे पहले दोस्तों इसका नाम 1952 में रामगंगा नेशनल पार्क से परिवर्तित
किया गया था। 1952 में इसे रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था। फिर 1957 में इसका नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। लेकिन दोबारा से दोस्तों इसका नाम फिर से आप रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किस ग्लेशियर को ट्रैकर ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? तो बागेश्वर जनपद में स्थित दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों, जहाँ से हमारा पिंडर नदी का उद्गम होता है और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर इसे कहा जाता है, या फिर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर इसे कहा जाता है। इसे 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो किस ग्लेशियर को? पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता वेधशाला दोस्तों उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है कि कौन से स्थान पर यह गढ़वाल में स्थापित की जाएगी, ठीक है। और यह दिगंतार या दिंगतार कंपनी के द्वारा यह दोस्तों हमारा वेधशाला स्थापित की जाएगी। अंतरिक्ष पर निगरानी रखने हेतु यह पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्थिति पर एक जागरूकता वेधशाला यहाँ पर स्थापित की जा रही है। 10 सेंटीमीटर जितने छोटे आकार की वस्तु पर भी नजर रखने में यह हमारी सक्षम होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के कितनी महिलाओं को हाल ही में तिलु रौतेली पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो तिलु रौतेली पुरस्कार 2022 दोस्तों जो कि 8 अगस्त को प्रदान किए गए हैं। इस बार राज्य की 12 महिलाओं को तिलु रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और साहसी या महिला सामाजिक क्षेत्रों में या किसी अन्य भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी महिला के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जाता है तो उसी उपलक्ष्य में हमारा तिलु रौतेली पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और वर्तमान में दोस्तों 2022 में 12 महिलाओं को तिलु रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सबसे पहली बार जो तिलु रौतेली पुरस्कार की देने की जो हमारी शुरुआत हुई थी वह 2006 से हुई थी। इसमें 51,000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। और तिलु रौतेली पुरस्कार 8 अगस्त को दिया जाता है, ठीक है। और तिलु रौतेली को दोस्तों गढ़वाल की झांसी की रानी या फिर जॉन ऑफ आर्क के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और यहाँ पर 35 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और तिलु रौतेली पेंशन योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2014 से दोस्तों तिलु रौतेली पेंशन योजना भी प्रारंभ हुई थी। इसमें 1,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो तिलु रौतेली पुरस्कार से कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। और वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मान से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो 35 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में बग्वाल मेले का आयोजन किया गया था? तो बग्वाल मेला दोस्तों जिसे आप देवी धुरा मेला भी कहते हैं, पाषाण युद्ध मेला भी कहते हैं, आषाढ़ी कौतिक मेला भी कहते हैं, यह दोस्तों आयोजित किया गया था चंपावत जनपद के देवी धुरा नामक स्थान पे। प्रत्येक वर्ष हमारा बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। और श्रावण मास में दोस्तों यह बाराही धाम में रक्षाबंधन के दिन मुख्यतः हमारा बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें 4 खाम होते हैं दोस्तों, घेड़वाल खाम, वाली खाम, चमियाल खाम और लमगड़िया खाम। इन खामों के द्वारा आपस में पत्थर फेंककर दोस्तों यह हमारा बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसीलिए इस मेले को दोस्तों पाषाण युद्ध मेले के नाम से भी जाना जाता है। और चंपावत जनपद के देवीधुरा में इस मेले का आयोजन किया गया है, ठीक है। और हर वर्ष होता है बग्वाल मेले का आयोजन, और श्रावण मास में दोस्तों इसका हमारा आयोजन होता है, ठीक है। बाराही धाम कह सकते हैं आप, बाराही धाम, या आप कह सकते हैं बग्वाल मेले का आयोजन, या बाराही मेला, या आषाढ़ी कौतिक मेला के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको दोस्तों याद रखने हैं। और एक बार प्रश्न पूछा भी है दोस्तों कि बग्वाल मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो श्रावण मास में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के किस जिले में बॉटनिकल गार्डन में एक कैक्टस गार्डन बनाया गया है? तो राज्य में नैनीताल के नारायण नगर में दोस्तों बॉटनिकल गार्डन में एक कैक्टस गार्डन बनाया गया है। बॉटनिकल गार्डन में कैक्टस गार्डन कहाँ पे? नैनीताल के नारायण नगर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य की सबसे अधिक प्रदूषित नदी खंड कौन सा है? ठीक है, तो राज्य का सबसे अधिक प्रदूषित नदी खंड जो है दोस्तों वो है सुसवा नदी खंड, ठीक है। और देश की सबसे प्रदूषित नदियों में राज्य की 9 नदियां हमारी शामिल हैं। इसमें से सबसे अधिक प्रदूषित नदी खंड जो है वह है सुसवा नदी, जो कि मोथरवाला से रायपुर के मध्य में देहरादून में हमारा यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी खंड के रूप में जाना जाता है। किसको? सुसवा नदी को, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड रत्न श्री सम्मानित किया गया है? तो राज्य के दोस्तों 25 व्यक्तियों को उत्तराखंड रत्न श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के किस जिले को वर्ष 2025 तक आदर्श जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा दोस्तों राज्य के चंपावत जनपद को यूकोस्ट के सहयोग से वर्ष 2025 तक आदर्श जिला बनाने की घोषणा की गई है। और आपको बताइए हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो निर्वाचन का क्षेत्र है वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र, वो है हमारा चंपावत। इसीलिए यहाँ पर 2025 तक इसे आदर्श जिला बनाने की घोषणा की गई है। यूकोस्ट के सहयोग से दोस्तों चंपावत को आदर्श जिला बनाया जाएगा और इसकी सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के किस जनजाति के द्वारा
जागड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। तो जागड़ा मेले का आयोजन दोस्तों जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। और मेनली ये जो जागड़ा मेला होता है यह जौनसार बाबर क्षेत्र के जो हमारा महासू देवता मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर, वहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस बार दोस्तों 30 से 31 अगस्त को जागड़ा मेले या महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। और हरियाली पर्व के साथ में जागड़ा मेले का शुभारंभ किया जाता है। महासू देवता के जागड़ा पर्व को राज्य स्तरीय पर्व भी घोषित किया गया है। तो महासू देवता मंदिर कहें या फिर हनौल मंदिर कहें, जो कि हनौल में स्थित है जौनसार बाबर क्षेत्र में, और यहाँ पर ही दोस्तों जागड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? जौनसारी जनजाति के द्वारा। और उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हमारी है जौनसारी जनजाति। 30 से 31 अगस्त को इस मेले का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर हरियाली पर्व के साथ में या हरियाली पर्व के साथ में इस मेले का आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्थानीय उत्पादों के लिए जीआई बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो स्थानीय उत्पादों के लिए दोस्तों जीआई बोर्ड का निर्माण करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। और उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु जीआई बोर्ड का गठन किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस जनजाति के दन को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो हाल ही में दोस्तों कुछ जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। आपको बताइए, मुनस्यारी की राजमा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और हमारा जो मुनस्यारी या महान हिमालय के क्षेत्र में जो दन या थुलम या कंबल या चटाई जो बनाई जाती है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो प्रश्न क्या है, किस जनजाति को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो भोटिया जनजाति के द्वारा जो दन बनाए जाते हैं दोस्तों जमीन में बिछाने वाले, उन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रदेश का पहला एस्ट्रो विलेज व लेजर पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो प्रदेश के पहले एस्ट्रो विलेज व लेजर पार्क की स्थापना दोस्तों नैनीताल जनपद के हनुमानगढ़ी में की जा रही है। और एरीज के वैज्ञानिकों की मदद से यह हमारा एस्ट्रो विलेज व लेजर पार्क तैयार किया जाएगा। और यहाँ से पर्यटक रात में अंतरिक्ष के ग्रह नक्षत्र को देख पाएंगे। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में तरक्की करने के लिए एस्ट्रो विलेज व लेजर पार्क की स्थापना की जा रही है कहाँ पे? नैनीताल के हनुमानगढ़ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। समर्थ ई गवर्नेंस रिपोर्ट से पूरी तरह जुड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो शैक्षिक व प्रशासनिक गतिविधियों में सुधार के साथ ही एक ही क्लिक पर सभी विद्यालय या विश्वविद्यालय की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों समर्थ ई गवर्नेंस रिपोर्ट से पूरी तरह से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य हमारा उत्तराखंड बन गया है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, समर्थ ई गवर्नेंस रिपोर्ट से पूरी तरह जुड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है उत्तराखंड। और शैक्षिक व प्रशासनिक गतिविधियों में सुधार के साथ ही एक ही क्लिक पर सभी विद्यालय या विश्वविद्यालयों की जानकारी हमें इस से उपलब्ध होगी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी किस बैक्टीरिया के कारण प्रदूषित होती जा रही है? तो अभी प्रदूषण दोस्तों इन नदियों में हमारा बढ़ता जा रहा है। तो माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स जो हमारा बैक्टीरिया है इसके कारण अलकनंदा और भागीरथी नदी प्रदूषित होती जा रही है। तो माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स नदी के कारण, ये बैक्टीरिया के कारण हमारी ये नदियाँ प्रदूषित होती जा रही है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम के शोध में यह खुलासा हुआ है। इसके कारण नदियों में मित्र जीवाणु जो पानी को शुद्ध करते हैं वह विलुप्त होते जा रहे हैं। और जो हमारी गंगा नदी है वो उसकी दोस्तों शुद्धता का मेन कारण क्या माना जाता है? तो उसकी शुद्धता का कारण माना जाता है बैक्टीरियाफोस नामक बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरियाफोस नामक जो बैक्टीरिया है वह गंगा नदी को शुद्ध तो करता है, लेकिन जो माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स बैक्टीरिया है दोस्तों यह अलकनंदा और भागीरथी नदी में प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है, जिसके कारण जो हमारा मित्र जीवाणु रहते हैं नदियों में, जो कि नदियों को प्रदूषित होने से बचाते हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम की शोध में यह खुलासा हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों वह किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, राष्ट्रीय मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो अब वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अब हम अगस्त माह के कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों हमारा 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी दोस्तों 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है
विश्व आदिवासी दिवस, तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व शेर दिवस, तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला है विश्व जैव ईंधन दिवस, तो विश्व जैव ईंधन दिवस भी 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है। अगला है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो कि 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस दोस्तों 12 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ऐसे ही विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों विश्व मानवतावादी दिवस भी 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाए जाते हैं। ठीक है। विश्व मच्छर दिवस दोस्तों 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस को मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण दिवस है आपका, वो है सद्भावना दिवस। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को ही आपका सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। अगला है महिला समानता दिवस दोस्तों, तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को दोस्तों आप सभी लोगों को पता है जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो ये अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।